था। चंदन भाई, मैंने वो वीडियो देखा था, उसमें कहीं भी किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा था कि आपके माइग्रेन का दर्द हो रहा है। दर्द में तो आदमी कहरा उठता है, और फिर उसको वीडियो बनाने की इतनी तो समझ आती नहीं है जब वो आदमी दर्द में होता है। तो वहाँ राजनीति करने गए थे कि अपने दर्द का इलाज करवाने गए थे? आप अस्पताल जाते हैं दवाई लेने, माइग्रेन का आपकी समस्या थी, दवाई मिलने की बजाय आपको पुलिस की दवाई मिल गई। तो डर है ही ना, इसीलिए तो मैं तो डर के साए में रहता हूँ हमेशा। अगर आप 6 महीने के लिए 151 में पाबंद हो और 6 महीने अगर आप वहाँ जाते हो और वापस वो शिकायत दर्ज कराते हैं, तो आपकी तो जमानत यहाँ से होगी नहीं। आपने ये तो नहीं सोचा कि राजकार्य में बाधा का उन्होंने लगाया है मुकदमा, और फिर पुलिस वाले 151 में बंद कर रहे हैं, तो राजकार्य से तो अच्छा 151 में बंद रह के चल जाऊं घर चुपचाप। देखिए, राजस्थान में छात्र राजनीति से उभर कर कई नेता विधानसभा की सीढ़ियां चढ़े हैं। आज हमारे साथ छात्र नेता हैं चंदन पारिक, सुरैर के निवासी हैं ये। पिछले कुछ दिनों पहले इनके साथ एक विवाद हुआ था, राजगढ़ थाने में बंद रहकर आए थे। उस प्रकरण में आप आज इनसे बात करेंगे, क्या कारण रहा, अस्पताल का कोई मामला था। चंदन भाई, पहले तो आपका न्यूज़ प्राइम पर स्वागत। सौरभ जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप मेरा दुख समझकर यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। मुद्दा ये था सौरभ जी, मेरा सवाल आप सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है, आप एक अस्पताल में गए, वो सुरैर का ही अस्पताल था शायद। अस्पताल में आप जाते हैं, अस्पताल में विवाद होता है, विवाद के बाद आपको राजगढ़ थाने की शक्ल देखनी पड़ती है। क्या कारण रहे, क्या विवाद था वो? ये मैं विवाद ही आपको बता रहा हूँ विस्तार रूप से। हुआ ये था कि मैं माइग्रेन का पेशेंट हूँ, मैं अपनी माइग्रेन की दवाई लेने अपने अस्पताल, जो हमारा सुरैर का अस्पताल है, पीएससी हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे गया था। वहाँ पर मैं जाकर देखता हूँ कि वहाँ ना तो संबंधित अधिकारी डॉक्टर था, ना कंपाउंडर था। वहाँ मौजूद सिर्फ और सिर्फ फार्मिस्ट था। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तब उन्होंने मुझे कोई उचित उत्तर नहीं दिया। फिर मैंने उसके बाद उनकी जो जहाँ पर वो बैठते हैं जिस चैम्बर की, वहाँ की वीडियो बनाना चाहा, तो मुझे उन्होंने वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। माइग्रेन का दर्द था, आप दवा लेने गए थे, मैं वीडियो बनाने गए थे? सर, मैं पूछ रहा था कि डॉक्टर कब आएंगे, मुझे दवाई कौन देगा बार बार, लेकिन वो मेरे से कह रहे थे कि आपके पास जो आपका उपचार चल रहा है उसकी आप हमें पर्ची दिखाओ। सही कह रहे थे वो। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पर्ची अवेलेबल नहीं है, मैं संबंधित जो डॉक्टर है मैं उनको अब अपनी बीमारी दिखाऊंगा, वो पुनः मेरा इलाज चालू करें। अभी कम से कम मुझे इतनी तो दवाई दें ताकि मेरा दर्द, दिमाग का दर्द, जो मेरे माइग्रेन का दर्द हो रहा है वो मेरा ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम बैठ के बात करते हैं। लेकिन कोई मुझे उचित उत्तर देने के लिए तैयार नहीं था। चंदन भाई, मैंने वो वीडियो देखा था, उसमें कहीं भी किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा था कि आपके माइग्रेन का दर्द हो रहा है। दर्द में तो आदमी कहरा उठता है, और फिर उसको वीडियो बनाने की इतनी तो समझ आती नहीं है जब वो आदमी दर्द में होता है। तो नहीं, मैं बिल्कुल सौरभ, आप वहाँ राजनीति करने गए थे कि अपने दर्द का इलाज करवाने गए थे? मैं राजनीति करने बिल्कुल नहीं गया था। अब हो सकता है सौरभ जी, क्या है कि राजनीतिक फील्ड से हैं तो लोग ये हर चीज़ को ये मुद्दा समझते हैं कि मैं राजनीति के लिए गया था, लेकिन मैं वहाँ राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं गया था। मैं अपनी दवाई लेने के लिए ही गया था। वहाँ पर कोई नहीं था। तो क्यों, कई बार मेरी मैडम से पहले भी, जो डॉक्टर मैडम है वहाँ पर, निशा नरेला जी, उनसे पहले भी मेरी बात हुई थी कि मैडम आप क्यों नहीं रहते, क्योंकि मैं पहले मेरी मम्मी को दिखाने 15-20 बार जा चुका था। तो वहाँ पर मुझे संबंधित अधिकारी जो डॉक्टर मैडम है वो नहीं मिली। तो एक बार मेरी फ़ोन पे पहले भी बात हुई थी, तो वो नहीं कहते मेरे पास जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, मुझे डिलीवरी कराने के लिए बहुत जगह जाना पड़ता है, ये वो, मतलब झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। आपको क्या पता वो झूठ बोल रही थी? तो अगर वो सच भी बोल रही थी तो कभी तो मिलेंगी, कभी तो। आप रोज ही जाते थे क्या अस्पताल? मेरे एक्चुअली क्या, मेरी मम्मी के साइटिका की प्रॉब्लम है, तो आरसी यादव जी का इलाज चल रहा था, तो उन्होंने विटामिन के इंजेक्शन, कैल्शियम के और विटामिन के इंजेक्शन लिख रखे थे। तो एक दिन छोड़ के एक दिन वो इंजेक्शन लगने थे, तो वो मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए वहाँ पर जाता था। तो मुझे कभी भी डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं मिले। तो उस चीज़ को लेकर भी मेरे अंदर रोष था कि अगर डॉक्टर नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंडर तो वहाँ पर होना चाहिए ना, कंपाउंडर भी वहाँ पे नहीं है। फिर हमारे गांव के 2-4-5 पेशेंट वहाँ पे आ रहे हैं, डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहा है। तो उस चीज़ को लेकर भी मेरे पास रोष था। तो मैं हाथ जोड़ जोड़ के बार बार उनसे पूछ रहा था कि मैं, डॉक्टर साहब कब आएंगे, मुझे दवाई कौन देगा, बजाय उनको कि मुझे तर्कसंगत एक संतुष्टि भरा जवाब दें। तो जवाब ना देकर वो मेरे से आर्ग्यू किए जा रहे थे। और कौन थे वो जो आर्ग्यू कर रहे थे? क्या नाम था? कसाना जी थे, शायद राजेश कसाना, कुछ ऐसे सरनेम उनका कसाना था, इतना मुझे पता है, नाम क्या है मुझे नहीं पता। क्या कहा उन्होंने, क्या आर्ग्यूमेंट हुए आपके वहाँ?
मुझे वो बार बार यही कह रहे थे कि आप वीडियो नहीं बना सकते, आप यहाँ खड़े नहीं रह सकते, आप इतने इस तरीके से बात नहीं करें। मैंने कहा सर मैं तो आपसे हाथ जोड़ के, आपने वीडियो में देखा होगा, मैं हाथ जोड़ से उनसे विनती कर रहा था, सर मुझे दवाई कौन देगा, मुझे दर्द हो रहा है तो मुझे दवाई कौन देगा। उनके पास इसका कोई तर्कसंगत जवाब नहीं था। बजाय तर्क जवाब देने के वो मेरे से बहसें कर रहे थे, और इतनी तेज़ बहस कर रहे थे कि आपको पता है सर, जब सर में दर्द होता है ना, किसी की भी तेज़ आवाज़ बर्दाश्त होती नहीं है। तो वही एक वो मैटर था। फिर उसके बाद जब मैंने वीडियो वायरल हुई, और इतनी वायरल हुई कि उन लोगों को पता नहीं किस तरीके की घबराहट हुई कि उन्होंने मेरे ऊपर राज्य कार्य की बाधा का केस डाल दिया। फिर उस चक्कर से मुझे थाने जाना पड़ा। क्या हुआ थाने में? थाने में कुछ नहीं, मैं गया वहाँ पे, वो मेरे पास थाने से संबंधित पुलिस वाले आए थे मुझे अरेस्ट करने के लिए। मैं दुकान पे था, तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं दुकान पे हूँ, दुकान बढ़ा के तो मैं जा नहीं सकता, आप मेरे पास आए हो, मैं आपको कल आपके पास आता हूँ। तो मैंने क्या कि गांव वालों से विनती करी कि मैं साहब ऐसे ऐसे बात है। तो मेरे साथ तकरीबन सैकड़ों की तादाद में गाँव वाले मेरे साथ गए, पुलिस थाने में गए। तो थाने में जब सैकड़ों की तादाद में गांव वाले गए, तो उन्होंने, पुलिस वालों ने हमें कोऑपरेट किया। पुलिस वालों ने 151 में मुझे बंद कर लिया। मैंने उनसे कहा कि मैंने सर 151 किस तरीके की बनती है, लेकिन फिर मैंने कहा बिना वजह बतंगड़ बनाने से बढ़िया आप 4-5 घंटे में बंद रहा। नहीं, आपने ये तो नहीं सोचा कि राजकार्य में बाधा का उन्होंने लगाया है मुकदमा, और फिर पुलिस वाले 151 में बंद कर रहे हैं, तो राजकार्य से तो अच्छा 151 में बंद रह के चल जाऊं घर चुपचाप। सर मैं एक्चुअली क्या है ना कि देखो, मुझे डराया गया, मुझे कहा गया कि यार तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। किसने कहा ये? पुलिस वालों ने कहा कि क्या नाम था पुलिस वाले? मुझे नाम नहीं पता सर, देखो नाम तो लिखा हुआ होता है पुलिस वाले की वर्दी पे। देख नहीं पाया ना सर, मैं नहीं नाम ले सकता, या फिर किसी कुछ भी मान लो मुझे डराया गया। नाम क्यों नहीं ले सकते? नहीं सर, नाम मैंने देखा नहीं ना। आप कह रहे हो ना मैं नाम नहीं ले सकता। इतना पता है कि वहाँ एक मैडम थी, एक हेड कांस्टेबल था, कांस्टेबल नहीं था, हेड कांस्टेबल था, वो वहाँ पर थे। उन्होंने कहा कि तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तेरे ऊपर 353 पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लग जाएंगी, तू आगे जाके नौकरी नहीं लग सकता, ये नहीं कर सकता वो। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार इससे बढ़िया कि 151 में अपन बंद कर रहे हैं, मुकदमा ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं 5 घंटे तकरीबन वहाँ पे बैठा रहा, और उसके बाद में मुझे शाम को जमानत मिल गई और मुझे छोड़ दिया गया। आप अस्पताल जाते हैं दवाई लेने, माइग्रेन का आपके समस्या थी, दवाई मिलने की बजाय आपको पुलिस की दवाई मिल गई। ये भाजपा सरकार में किस प्रकार देखते हैं? ये सुशासन डबल इंजन की सरकार कहती है कि हमने अस्पतालों में, हमने सभी सरकारी विभागों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं करी है कि आम आदमी को परेशान नहीं होना पड़ता। आप दवाई लेने गए, दवाई लेने के बावजूद आपको पुलिस की दवाई मिल गई। सर यही तो मेरा बार बार पूछने है, मेरा सबसे यही पूछता हूँ कि हमारे टैक्स के पैसे पे यहाँ पर सरकारी अफसर काम करते हैं। अब हम उनसे सवाल पूछते हैं, भाई आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे? अगर हम सवाल पूछते हैं तो वो बजाय हमें जवाब देने, उचित जवाब देने के, वो हमें थाने की दवाई दिला देते हैं। आपकी बात को मैं बड़ी रखता हूँ, वो थाने की दवाई दिला देते हैं। आप मेरे को पता है आप छात्र राजनीति में थे तो एबीवीपी से ताल्लुकात रखते थे। मौजूदा सरकार भी भाजपा की है और एबीवीपी संगठन भी भाजपा पार्टी का ही है। संतुष्ट हैं आप भाजपा सरकार से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं भाजपा से संतुष्ट होता तो मैं एबीवीपी छोड़ के मैं कांग्रेस में क्यों आता? अच्छा, अभी आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया? जी मैं कांग्रेस में हूँ, पिछले 5 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। मैं सर इन सब चीज़ों को, मैं पार्टीवाद से तो बाद की बात है, पहले तो मैं इस चीज़ को ये सोचूंगा कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। कि पढ़ लिख कर एक युवा आगे बढ़ता है, सोचता है कि हमारे समाज को एक नई दिशा मिलेगी, और हम उस समाज में बैठकर बात करते हैं, सवाल करते हैं संबंधित कर्मचारियों से कि आपको काम करना चाहिए। बदले में वो काम ना करके युवाओं को उनका करियर तबाह करने की धमकियां देते हैं, या फिर राजकार्य की बाधा लगाकर उनको अंदर डालने की बात करते हैं। तो सर ये तो सरासर अन्याय है। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। अब इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद में जो आपने नाम बताया डॉक्टर साहब का, वो डॉक्टर साहब नियमित रूप से आ रहे हैं अस्पताल में? जी अब देखो बिल्कुल नियमित रूप से आ रहा है, और सुनने में आया, मैं तो देखो तो अभी क्योंकि 151 6 महीने के लिए पाबंद हूँ, मुझे डर लगता है इस चीज़ से, क्योंकि अगर मैं दोबारा जाऊँ मैं दवाई लेने के लिए, और वो पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल दें। तो दवाई लेना कर्मचारी का सुनो, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ऐसे कर्मचारी का मैं तो कभी भी विश्वास नहीं करूँगा कि मैं वहाँ पर जाऊँ दवाई लेने, और वो पता नहीं मेरे ऊपर दोबारा कोई कैसा केस लगा दे। मैं तो अभी 151 में, आपको पता है 6 महीने के लिए पाबंद रहता है आदमी, तो मैं तो बजाय सुरेर में दवाई लेने से मैं तो ये सोचूंगा मैं राजगढ़ जाके दवाई ले लूँ। चंदन भाई, अगर इमरजेंसी हो गई और वहीं जाना पड़ा तो सर उसका तो डर है ही ना।
इसीलिए तो मैं तो डर के साए में रहता हूँ हमेशा। अगर आप 6 महीने के लिए 151 में पाबंद हो और 6 महीने अगर आप वहाँ जाते हो और वापस वो शिकायत दर्ज कराते हैं तो आपकी तो जमानत यहाँ से होगी नहीं। सर वो उसी चीज़ का तो डर है ना। आदमी दवाई ना ले फिर। सर अब इस चीज़ का तो मैं पूछना चाहता हूँ संबंधित डिपार्टमेंट के लोगों से, कर्मचारियों से, सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि आपने ये किस तरीके का शासन यहाँ पर स्थापित किया है कि जिसमें इंसान अपने हकों की लड़ाई ना लड़े। ये हकों की लड़ाई लड़ने की एक बहुत बाद की बात है। मैं वीडियो के माध्यम से जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खीवसर जी, वहाँ तक अगर वीडियो पहुँचता है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक आदमी कार्रवाई के डर से अपने दर्द का इलाज करवाने के लिए भी साये में है, डर के साये में है कि 6 महीने के लिए पाबंद हूँ। अगर मैं दवाई लेने गया और संबंधित जो महिला चिकित्सक थी उसने शिकायत दर्ज करवाई तो मेरी जमानत नहीं होगी, फिर मुझे सेंटर जेल जाना पड़ेगा। ये कहाँ का सुशासन और कहाँ की डबल इंजन सरकार है? ये इस प्रकार से डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। चंदन भाई, मेरे को गांव में पता चला कि आप गांव में समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगामी समय में कोई चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? जी बिल्कुल। देखो, मैं गांव में जिस प्रकार का ये सुशासन काम कर रहा है, मैंने अभी आपको इस बात में बताया, तो हर एक विभाग में इसी तरीके की कमजोरियां हैं। मैं बात करूं शिक्षा विभाग की, तो यहाँ पे टीचर टाइम पे नहीं आते। आप चुनाव किस चीज़ का लड़ेंगे? सर मैं सरपंच का चुनाव लड़ूंगा अगर सीट आती है तो। सरपंच तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधार पाएगा? सुधार सकता है ना। कैसे सुधार? मैं बताऊं कैसे सुधार सकता है कि अगर मैं सरपंच बन के आता हूं तो मेरा सीधा सीधा मोटिव ये रहेगा कि मैं सरपंच, मेरे परिवार के सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। मेरे जो नीचे वार्ड पंच रहेंगे उनके परिवार के सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। चलिए, इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। हम आपकी पंचायत में रहने वाले लोगों के लिए आपसे एक संदेश दिलवा देते हैं। आप अगर सरपंच बनकर आते हैं ग्राम पंचायत सूरेर के, तो आपका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा? सर ब्लूप्रिंट मेरा सीधा सीधा रहेगा कि सबसे पहले क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र आगे इसलिए नहीं बढ़ पाता क्योंकि वहाँ की एजुकेशन स्तर को दबाया जाता है। तो मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि एजुकेशन स्तर उभर के आए। सबसे बड़ी बात, छात्राओं के लिए ऐसी सुविधा हो जिसमें छात्राओं को दूर लाइब्रेरी ना जाना पड़े। एक ऐसी लाइब्रेरी यहाँ सरकारी लाइब्रेरी खुले जिसमें विशेषकर महिलाएं पढ़ सकें और सरकारी महकमों में जा सकें और गांव का भी नाम रोशन करें और गांव के लिए भी काम कर पाएँ। ब्लूप्रिंट में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आज भी मैं कई पंचायतों के गांव देखता हूं, उसमें बिजली, पानी, सड़क के लिए बहुत लोग तरसते हैं। कई गांव अभी मैं ऐसे देखता हूं जहां सड़कें आज तक ही नहीं बनी। जब से स्थापना हुई है तब से आज तक सड़कें नहीं बनी। आपकी पंचायत में पक्की सड़कों का निर्माण हो रखा है? सर हो रखा है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। क्योंकि सड़कों के साथ साथ होता क्या है कि सर सड़क बना दी, लेकिन रात को वहाँ से निकलने के लिए फोकस तो चाहिए ना, उजाला तो चाहिए। रोड लाइटें नहीं है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, ब्लूप्रिंट में इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेगी आपके में? जी बिल्कुल रहेगी। क्या क्या रहेगी? 100% रहेगी। सड़कें रहेंगी, रोड लाइट रहेगी, अस्पताल सुचारू रूप से चलेगा, विद्यालय सुचारू रूप से चलेगा। यहाँ तक कि हमारे गांव में जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चलेंगी। और भी बेहतर तरीके से किस तरीके से उसको बेहतर किया जाए उस पर काम होगा और बहुत अच्छे से काम चलेगा। सरपंच बनने के बाद में जिस महिला चिकित्सक से आपका विवाद हुआ था, कहीं उसका स्थानांतरण करवाएंगे या फिर व्यवस्था को सुधारने का गुहार लगाएंगे? नहीं सर, स्थानांतरण करवाने की तो कोई बात ही नहीं है। स्थानांतरण क्यों? देखो, पढ़ लिख के वो भी जो सरकारी अक्सर मैं देखता हूँ, अभी रिसेंटली एक मुद्दा भी था, तिजारा विधायक हैं वर्तमान में बाबा बालकनाथ, उनकी बहरोड थाने में एक SHO से विवाद हुआ था, वीडियो वायरल भी हुआ था। उसको पहले फिर लाइन हाजिर जयपुर कर दिया गया, जयपुर लाइन में वो थे लंबे समय तक, फिर उनको कहीं ज्वाइनिंग दे दी थी अभी रिसेंटली एक लिस्ट में। उसके बाद बालकनाथ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि SHO को वापस लाइन में ही रखा जाए। इस प्रकार की व्यवस्थाएं तो नहीं रहेगी? नहीं सर, नहीं। मैं सौरभ जी आपको बताना चाहता हूँ, सरकारी कर्मचारी होता है, उसका काम होता है काम करना, ठीक है। हमारा काम है काम करवाना। आप अपनी ईमानदारी से काम कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि आप सिर्फ काम कीजिए, आप राजनीति नहीं कीजिए। राजनीति करने के लिए लोग हैं, आप सरकारी कर्मचारी, आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, मेरे साथ चंदन पारिक जी हैं, सूरेर ग्राम पंचायत से इनकी तैयारियां हैं, सरपंच पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ प्राइम। मैं आपके साथ सौरभ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।